हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 25 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.5 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान टॉप 50 में है। तो देखिए, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर जो है ये टॉप 50 में है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की रैंकिंग की बात करें तो इसकी कितनी रैंक है, 42वीं रैंक है इसकी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की। और इस रैंकिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इस रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। और 2022 संस्करण की बात करें तो 2022 संस्करण में 31 देश और क्षेत्रों के 616 विश्वविद्यालय शामिल है, जिसमें भारत 71 संस्थानों के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कुल 62 संस्थानों ने रैंकिंग में भाग लिया था भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जाति आधारित जनगणना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। तो देखिए, हाल ही में जाति आधारित जनगणना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है, और ये किस राज्य को मिली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, हाल ही में बिहार राज्य में जाति आधारित जनगणना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। बिहार राज्य जाति आधारित जनगणना करने जा रहा है। इसे करने के पीछे उसने उद्देश्य बताया है कि इससे हम जो भी सुविधाएं हैं उन्हें खास वर्ग तक पहुंचाना है, जो कि काफ़ी पिछड़ गए हैं, जो काफ़ी पिछड़े वर्ग हैं उन तक खास सुविधाओं को पहुंचाना इनका उद्देश्य है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जाति जनगणना पर सर्वदलीय बैठक सर्वसम्मति से मेगा अभ्यास, इसका नाम क्या है, मेगा अभ्यास, तो सर्वसम्मति से मेगा अभ्यास शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आधुनिक शिक्षा की नींव डालने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में आधुनिक शिक्षा की जो नींव है इसको डालने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है, बुद्धि वल्लभ पंत को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, बुद्धि वल्लभ पंत, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, 1840 ईस्वी को अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। और 1870 में इन्होंने अन्य सहयोगियों की सहायता से कुमाऊं में राजनीतिक चेतना हेतु किसकी स्थापना की थी, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी कब, 1870 ईस्वी में।
और अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक भी बुद्धि वल्लभ पंत ही थे। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित तरीके से बनाई गई उत्तराखंड की पहली नहर मानी जाती है। देखिए व्यवस्थित तरीके से पूछा है यहाँ पे, बनाई गई उत्तराखंड राज्य की पहली नहर कौन सी है। तो व्यवस्थित तरीके की बात करें तो व्यवस्थित तरीके से बनाई गई उत्तराखंड की पहली नहर है राजपुर नहर। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजपुर नहर जो है ये किसके समय में बनी थी? रानी कर्णावती के समय यह नहर बनी हुई थी। और व्यवस्थित तरीके से ब्रिटिश काल में बनाई गई नहर कौन सी थी, ये पूछा जा सकता है। व्यवस्थित तरीके से ब्रिटिश काल में बनाई गई नहर कौन सी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये नहर है ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से ब्रिटिश काल में बनाई गई नहर। और देखिए वर्ष 1854 ईस्वी में ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण है इसका कार्य पूरा हुआ और इसका डिज़ाइन जो है ये किसने किया था? पीबी कॉटले ने, यानी प्रॉबिक कॉटले ने इसका डिज़ाइन किया था, जिन्हें आधुनिक भारत का भगीरथ या उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। प्रॉबिक कॉटले को उत्तराखंड का भगीरथ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। और शारदा नहर की बात करें तो शारदा नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1928 ईस्वी में पूरा हुआ। और इस क्वेश्चन का देखिए, व्यवस्थित तरीके से बनाई गई उत्तराखंड की पहली नहर कौन सी मानी जाती है? राजपुर नहर मानी जाती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको जो जो पॉइंट बताए गए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, निम्न में से किस नदी को अश्रु जल की नदी कहा जाता है? देखिए करेक्ट कर लीजिएगा, अश्रु जल की नदी कहा जाता है किसको? इसका राइट आंसर है टोंस नदी को। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोंस नदी टोंस नदी जो है ये उत्तर काशी के बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सूपिन नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनती है। यानी कि सूपिन और रूपिन नदी से मिलकर कौन सी नदी बनती है? टोंस नदी बनती है। और टोंस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? एक तो है आपकी खूनी गाड़, दूसरा है मोना गाड़। खूनी गाड़ और मोना गाड़ इसकी सहायक नदियां हैं। और टोंस नदी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी नदी ऐसी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है? तो ये है आपकी टोंस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए आप इस सेशन को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। स्टडी विद एम को आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत मैं भी करती हूँ आप सभी के लिए। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी मैं आपके लिए डेली 1 या 2 घंटा डेली आपके लिए निकालती हूँ ताकि आप अपने मुकाम तक पहुँच पाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे पॉइंट बताए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए, मात्र 20 से 25 क्वेश्चन इस सीरीज़ में रखे होते हैं हमारे द्वारा और उसके अलावा आपको इतने सारे पॉइंट बताए जाते हैं तो एक ही क्लास में आपके लगभग 100 क्वेश्चन तो कवर हो ही जाते हैं। जो लोग स्पेशली नोट्स बनाते होंगे तो उनको पता रहता होगा, तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनको पता होगा कि कितने क्वेश्चन एक दिन के आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। और क्लास कैसी लग रही है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो काफ़ी मेहनत लगती है। देखिए आप खुद भी देख सकते हैं A1 आपको यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट के माध्यम से
क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को। देखिए काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आजकल आप, बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं और ज़्यादा सा आप सभी लोग जितने भी हमारे व्यूवर ये वीडियो देखते हैं, डेली इस क्लास को फॉलो करते हैं, तो उन सभी से मेरा तहे दिल से शुक्रिया उन सभी का। और साथ ही साथ उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के प्रख्यात जो मंदिर है निम्न में से किस शैली के उदाहरण हैं। देखिए खजुराहो के प्रख्यात मंदिर जो है इनकी शैली बतानी है, कौन से ये शैली के हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। मंदिरों की शैलियों से आयोग द्वारा अक्सर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और देखिए हिंदी की स्पेशल सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे तैयारी में लगी हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके आपके आगामी एग्ज़ाम में। अगले महीने आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत कीजिएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की, तो आप हाथ से मत जाने दीजिए। इसके लिए स्टडी विद एम आपके लिए हर पहल काम कर रहा है, तो आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिएगा स्टडी विद एम को। तो देखिए खजुराहो के जो प्रख्यात मंदिर है ये आपके किस शैली के, नागर शैली के हैं। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खजुराहो मंदिर जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है पूछा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में ये स्थित है। कभी कभी आपके डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो राज्य तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको जिला भी पता रहना चाहिए किस जिले में ये स्थित है। और खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। और किस वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो किस वंश के राजा, चंदेल वंश ध्यान रखेंगे। चंदेल वंश द्वारा वर्ष 950 से लेकर 1050 सीई में 950 से 1050 सीई के बीच इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। और खजुराहो जो मंदिर है, खजुराहो मंदिर समूह, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखेंगे, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है खजुराहो का प्रख्यात मंदिर समूह। अगला क्वेश्चन है आपका, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए लोसांग उत्सव मनाया जाता है आपके किस राज्य में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए लोसांग या इसको नामसूंग भी कहा जाता है, नामसूंग। तो नामसूंग या लोसांग आपसे पूछा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। तो लोसांग या नामसूंग प्रति वर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। देखिए फसल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है किस उत्सव को, लोसांग उत्सव को। और सिक्किमी भूटिया द्वारा लोसांग त्योहार और सोनम लौसुंग के रूप में, जो आपके सिक्किमी भूटिया हैं उनके द्वारा लोसांग त्योहार सोनम लौसुंग के रूप में, सोनम लौसुंग के रूप में, और लेपचा द्वारा, लेपचा एक जनजाति होती है यहाँ की, तो लेपचा द्वारा लेपचा द्वारा नामसूंग रूप से यह त्यौहार मनाया जाता है। और यह त्यौहार नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है, नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी यह त्यौहार मनाया जाता है, लोसांग उत्सव या लोसांग त्योहार। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भारतीय वित्त आयोग की जो स्थापना है ये वर्ष 1951 ईस्वी में की गई थी, और इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच
वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना था। और वित्त आयोग जो है ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है, यानी कि इस वित्त आयोग के कार्यकाल पूछा जाए तो इसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है और यह अर्ध न्यायिक संस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा का पहला वाणिज्यिक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? देखिए, सौर ऊर्जा का जो पहला वाणिज्यिक संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवान अमृतसर में। अवान अमृतसर में सौर ऊर्जा का पहला वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया गया है। और भारत में सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत में सौर ऊर्जा हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का जो संचालन है ये भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कोष इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका जो इंग्लिश में नेम पूछा जाएगा तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका नाम है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है और यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में भी सहायता प्रदान करती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1944 ईस्वी में। देखिए, स्थापना जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, तो वर्ष 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और IMF द्वारा आमतौर पर एक वर्ष में 2 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिएगा। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। देखिए, इस रिपोर्ट में आर्थिक गतिविधि, रोजगार, मुद्रास्फीति, इसके अलावा विदेशी मुद्रा और वित्तीय बाजार, बाहरी भुगतान, वित्त पोषण तथा ऋण पर विचार करते हुए अर्थव्यवस्थाओं के विकास का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। और इसके अलावा देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यह भी किसके द्वारा? IMF के द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि IMF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और यह अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि एक साल में ये 2 बार ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आधे साल में एक बार, फिर नेक्स्ट एक साल पूरा होने पर दूसरी बार। तो अर्धवार्षिक ये रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्यासू बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, उत्यासू बांध की बात करें, ये स्थित है आपके किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर उत्यासू बांध स्थित है आपके अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, उत्यासू बांध किस जनपद में पूछा जाए तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में अलकनंदा नदी पर ये स्थित है उत्यासू बांध। और राज्य में अलकनंदा नदी की हम बात करते हैं, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी चमोली के, कहाँ से निकलती है ये? चमोली के संतोपद शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से ये नदी निकलती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? विष्णु गंगा। ध्यान दीजिएगा, विष्णु गंगा इसका दूसरा नाम है किस नदी का? अलकनंदा नदी का।
और अलकनंदा की संतोपत ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई की बात करें तो संतोपत ताल से देवप्रयाग तक इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। और अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम कौन सी नदी आकर मिलती है? लक्ष्मण गंगा, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण गंगा या पुष्पावती नदी इसमें सबसे पहले आकर मिलती है। और माणक के पास अलकनंदा में किस नदी का संगम होता है? सरस्वती नदी का। पूछा जा सकता है कि अलकनंदा और सरस्वती का संगम किस स्थान पर होता है? तो माणा के पास, चमोली जनपद में ही माणा के पास सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और इनके संगम को क्या कहा जाता है? इनके संगम को कहा जाता है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग कहा जाता है सरस्वती और अलकनंदा नदियों के संगम को। और सरस्वती नदी की बात करें तो ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? सरस्वती नदी कामेर चोटी के रथकोना नामक स्थान पर किस ताल से निकलती है? देवताल से। रथकोना नामक स्थान पर स्थित है देवताल, तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला है आपका। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको हर एक क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। अगला है आपका, चंपावत जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आयोग के द्वारा, पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते नहीं, पूछे ही जाते हैं अक्सर। तो जिले का गठन, किस जिले का गठन किस वर्ष हुआ? तो इन पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चंपावत जिला। तो इसके गठन की बात करें तो किस वर्ष चंपावत जिले का गठन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1997 ईस्वी में चंपावत जिले का गठन किया गया। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए चंपावत जिला जो है इसका गठन 15 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? चंपावत की स्थापना प्रथम चंदवंशी राजा सोमचंद के द्वारा चंपावत की स्थापना की गई थी। चंपावत का प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या है? कुमो। ध्यान दीजिएगा, कुमो इसका प्राचीन नाम है। और 1872 ईस्वी में चंपावत को तहसील का दर्जा दिया गया। चंपावत जो है ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक है आपका गढ़की गाड़ और चंपावती। गढ़की गाड़ और चंपावती नदी के संगम पर स्थित है आपका चंपावत। और चंपावती नदी के नाम पर ही चंपावत नाम पड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये राज्य का सबसे छोटा जिला है, ये ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला है चंपावत जिला। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1766 वर्ग किलोमीटर चंपावत जिले का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए उत्तराखंड में किसकी पुण्यतिथि को साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है जितना हो सके। आप सभी से कुछ नहीं ले रही हूँ मैं, कोई फीस नहीं ले रही हूँ। देखिए काफ़ी हार्ड वर्क करके आपके लिए क्लासेस डेली प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके लिए कोई भी आपको फीस नहीं देनी पड़े। बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना है। बस इतना ही आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना ही आपको करना है और इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। देखिए हम भी काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल कर आपके लिए क्लास लेके आती हूँ मैं। इसके अलावा हिंदी भी कंटिन्यूसली आपकी क्लास चलेगी। तो आप फॉरेस्ट गार्ड स्पेशली हिंदी की सीरीज़ चलाने वाली हूँ मैं, तो आप सभी लोग उस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं जिन लोगों को वाकई इस फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है। आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, आप सभी के कमेंट में देखती हूँ।
तो आप सभी लोग शुक्रिया आपका, जो भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें उन सभी का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे सेशन को शेयर कीजिएगा। तो देखिए पुण्यतिथि, किसकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिदत्त भट्ट शैलेश। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हरिदत्त भट्ट शैलेश, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? चमोली में। चमोली जो कि वर्तमान रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा गांव, देखिए भटवाड़ा गांव में, चमोली के भटवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन भटवाड़ा गांव ना वर्तमान में किस जनपद के अंतर्गत आता है? रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो इनका जन्म चमोली वर्तमान रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा गांव में वर्ष 1926 ईस्वी को हुआ। और ये राजीव गांधी के हाउस मास्टर भी रहे। हरिदत्त भट्ट शैलेश जो हैं ये राजीव गांधी के हाउस मास्टर भी रहे। और देखिए 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में कब मनाया जाता है साहित्य दिवस? ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि होती है। तो 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए इनके प्रमुख रचनाएं, लेखकों की रचनाएं अक्सर आयोग के द्वारा पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन में आपको एक रचना दे दिया जाएगा, बताइए ये किस लेखक की रचना है, पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। शिखर और शिखर, शिखर और शिखर। इसके अलावा आगे और आगे, अभियान और अभियान। इसके अलावा है आपका अभियान और अभियान, इसको नोट कर लीजिए। घाट, घाट का पानी। इसके अलावा है घूमते घूमते चेहरे, मेरी सतरंगी 9 कहानियाँ। इसके अलावा मेरी सतरंगी 9 कहानियाँ और नौबत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी स्नो एंड स्नो अंग्रेजी कहानी है इनकी, स्नो एंड स्नो, ये ध्यान रखेंगे। और इसके लिए इनकी जो स्नो एंड स्नो अंग्रेजी कहानी है इसको BBC में प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या है? देखिए दुगड्डा का प्राचीन नाम है क्या? इसका प्राचीन नाम है नाथोपुर। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में, किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल जनपद में लंगूर व सिलगाड़, लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है, जो पंडित धनी राम ने बसाया था। देखिए दुगड्डा किसने बसाया था ये भी आपको पता रहना चाहिए। पंडित धनी राम के द्वारा दुगड्डा बसाया गया था और इसका प्राचीन नाम है नाथोपुर। और जवाहरलाल नेहरू जो है ये वर्ष 1930 ईस्वी व 1945 ईस्वी में, 1930 व 1945 ईस्वी में दुगड्डा आए थे। और दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दुगड्डा में शहीद मेला जो है इसकी शुरुआत की गई थी भवानी सिंह रावत के द्वारा। भवानी सिंह रावत ने दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी। और गढ़वाल क्षेत्र में कूली बेगार प्रथा एवं डोला पालकी आंदोलन उन्मूलन की भावना जगाने का जो श्रेय है ये दुगड्डा नगर को ही जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में कूली बेगार प्रथा एवं डोला पालकी आंदोलन उन्मूलन की भावना जगाने का श्रेय किस नगर को? दुगड्डा नगर को ही जाता है। चलिए अगला है आपका, राज्य में बृहद हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई कितनी है? देखिए राज्य में बृहद हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई कितनी है? 4500 से लेकर 7817 मीटर। 4500 से लेकर 7817 मीटर। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर उत्तराखंड के सीरीज, साथ में आपको GK GS करंट अफेयर्स सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिएगा। तो राज्य में बृहद हिमालय पर्वतों की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 4500 से लेकर 7817 मीटर तक है। और बृहद हिमालय को हिमाद्री,
ध्यान दीजिएगा, बृहद हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय, हिमाद्री या उच्च हिमालय भी इसको कहा जाता है। और राज्य में बृहद हिमालय श्रेणी पूर्व से पश्चिम की ओर, राज्य में बृहद हिमालय श्रेणी पूर्व से पश्चिम की ओर तक लगभग 6 जिलों में फैली हुई है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर तक लगभग कितने जिलों में, 6 जिलों में ये श्रेणी फैली हुई है। और इसके निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको बुग्याल या पयार इनको कहा जाता है। और बृहद हिमालय का मूल निवासी किसको कहा जाता है, भोटिया जनजाति के लोगों को कहा जाता है बृहद हिमालय का मूल निवासी। और सर्वाधिक जनसंख्या महाहिमालय में भोटिया लोगों की है, क्योंकि इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। ऋतु बदलने पर ये लोग यहाँ से प्रवास कर लेते हैं, अपना स्थान भी बदल लेते हैं। तो भोटिया लोगों का ये मूल निवास स्थान है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और राज्य में पाए जाने वाले हिमनद, जैसे आपका कौन सा हिमनद, गंगोत्री हिमनद और मीलम, तो गंगोत्री और मीलम आदि हिमनद जो हैं ये बृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग, इनमें से आपको बताना है कौन सी भारत की लंबी सुरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग। देखिए, जवाहर सुरंग जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और कांजीगुंड के बीच स्थित एक सुरंग है। और इसका निर्माण वर्ष 1954 में आरंभ हुआ था। और इसका उद्घाटन 22 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। लेकिन 22 दिसंबर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। इसका निर्माण कार्य जो है वो कब पूरा हुआ, वर्ष 1960 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। और यह 2.85 किलोमीटर लंबी सुरंग है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2194 मीटर ऊंचाई पर यह सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य व कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1945 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ष 1945 ईस्वी में खाद्य व कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। और यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान का मंच भी है। और इसके साथ साथ यह इन क्षेत्रों में विभिन्न देशों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। और यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है और उसी के अंतर्गत यह कार्य करता है। ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्य करता है खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक नगर कनाडा में हुई थी। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? क्यूबेक नगर कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और वर्ष 1951 ईस्वी में इस मुख्यालय
को कहाँ पर स्थानांतरित किया गया? रोम इटली में स्थानांतरित किया गया था। पूछा जा सकता है कि बताइए कनाडा से किस वर्ष आपका खाद्य एवं कृषि संगठन को रोम इटली में स्थानांतरित किया गया? तो कब किया गया? वर्ष 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने किया था? देखिए उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया था किसने? हेनरी रैमजे ने। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हेनरी रैमजे जो हैं ये कुमाऊं में ये 44 वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। हेनरी रैमजे कुमाऊं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। कमिश्नर के रूप में 28 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया और हेनरी रैमजे 1856 ईस्वी से लेकर 1884 तक कमिश्नर के पद पर रहे, जो कुमाऊं के कौन से नंबर के कमिश्नर थे? 6वें कमिश्नर थे कुमाऊं के। कुमाऊं में इन्हें क्या कहा जाता था? रामजी साहब कहा जाता था। और रैमजे मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मूल रूप से ये कहाँ के? स्कॉटलैंड के निवासी थे और गवर्नर जनरल डलहौजी के चचेरे भाई थे। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और देखिए इन्होंने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध भी किया था। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास भी हेनरी रैमजे ने ही किया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन के बारे में एक पॉइंट साथ ही साथ उसको नोट करते रहेंगे तो आप काफ़ी आगे तक पहुंच जाएंगे। देखिए आप एक क्वेश्चन के साथ इतने सारे पॉइंट एक दिन में क्लियर करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है आप सभी के लिए। आप अपने गोल के काफ़ी करीब रहते हैं इससे। चलिए अगला है आपका गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान किस जनपद में स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान ये स्थित है किस जनपद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल जनपद में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। देखिए वर्ष 1995 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान को। और यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? 4.693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला है गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, जो कि किस जनपद में? नैनीताल जनपद में स्थित है। और यहाँ पर मुख्यतः साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली कैट, सिवेट कैट, भेड़िया, तिब्बती भेड़िया, काला भालू, सांभर, घुरल, बंदर आदि जंतु और पक्षियों की बात करें तो सिल्वर फिजेंट, क्लीज फिजेंट, चकोर फिजेंट, तोते, बतख पक्षियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो प्रमुख यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से पक्षियाँ हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए अगला है आपका शालदे बिखौती मेला कहाँ पर लगता है? शालदे बिखौती मेला आपका लगता है कहाँ पर? द्वारा हाट में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए शालदे बिखौती का जो मेला है ये विभांडेश्वर में शालदे बिखौती मेला कब लगता है? बैसाख संक्रांति को लगता है। बैसाख संक्रांति को यह मेला लगता है और यह मेला द्वाराहाट बाजार में लगता है, जिसमें भगनौल लोकगीत गाया जाता है। पूछा जा सकता है कि बताइए शालदे बिखौती के अवसर पर, शालदे बिखौती जो मेला है इसके अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भगनौल लोकगीत इस मेले के अवसर पर गाया जाता है। इसे शालदे पोखर भी कहा जाता है। तो देखिए एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं ताकि आप सभी क्वेश्चन, आयोग जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप करेक्ट करके आएँ। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।